चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त जगह की जिसने ज्ञान की दुनिया में भारत का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है नालंदा की। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया की पहली ग्रेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? मतलब एक ऐसी जगह जहां हजारों छात्र एक साथ रहते भी थे और पढ़ते भी थे। तो इसका जवाब है नालंदा। और ये कोई आज की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1500 साल पहले की। उस वक्त भारत में ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधे चलते हैं इस प्राचीन महा यूनिवर्सिटी के अंदर और देखते हैं कि आखिर ये इतनी खास क्यों थी। मतलब ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा गुरुकुल था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। ठीक वैसी ही जैसी आज हम दुनिया भर में देखते हैं, जहां छात्र कैंपस में बने हॉस्टल्स में रहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और विशाल संस्था थी। तो सवाल उठता है कि ज्ञान का इतना बड़ा सेंटर ये बना कैसे और कहाँ बना? असल में इसकी महानता के बीच तो इसकी नींव में ही छिपे थे। इसकी शुरुआत हुई 5वीं शताब्दी में। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। और ये वो दौर था जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं, जब कला विज्ञान सब कुछ अपने चरम पर था। और इसे बनाने की जगह भी बड़ी सोच समझकर चुनी गई थी, आज के बिहार में उस वक्त के अहम व्यापारिक रास्तों के ठीक पास, ताकि दुनिया भर से लोग आसानी से यहाँ पहुँच सकें। अच्छा, बाहर की बातें तो हो गईं, अब जरा अंदर चलकर देखते हैं कि नालंदा के क्लासरूम में होता क्या था। इसकी असली ताकत तो इसकी पढ़ाई में थी। जरा कल्पना कीजिए, उस जमाने में नालंदा का स्टूडेंट होना कैसा लगता होगा। क्या पढ़ते थे वहां लोग? देखिए, ये कोई सिर्फ धर्म की पढ़ाई का सेंटर नहीं था। अरे, ये तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बौद्ध दर्शन तो था ही, पर उसके साथ साथ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ग्रामर सब कुछ पढ़ाया जाता था। और हाँ, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, इस पर तो खास जोर था। अब फिलॉसफी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जिंदगी और सच के बारे में गहराई से सोचना, सवाल करना और तर्क करना। और सुनिए, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। नालंदा अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता था और यहाँ घुसने के लिए एक बहुत ही मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता था। और इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अपने पीक पर यहाँ एक साथ 10,000, जी हाँ, 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए पता है कितने टीचर्स थे? करीब 1500। मतलब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो ज्ञान का एक पूरा शहर था। नालंदा का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं गूंजता था, इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। ये ज्ञान का एक ऐसा चुंबक बन गया था जो पूरी दुनिया के स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींच रहा था। चीन, कोरिया, तिब्बत और न जाने एशिया के कितने ही देशों से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग का नाम तो सुना ही होगा। वो भी यहीं पढ़े थे और बाद में उन्होंने नालंदा के बारे में इतना कुछ लिखा कि आज हमें ये सारी बातें पता चल पा रही हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आया। एक ऐसा हमला हुआ जो सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे ज्ञान पर था। ये बात है 12वीं शताब्दी की, जब बख्तियार खिलजी नाम के एक हमलावर ने अपनी सेना के साथ नालंदा पर चढ़ाई कर दी। और उसने सिर्फ तोड़फोड़ नहीं की, उसने ज्ञान के इस पूरे मंदिर में आग लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि उस भयानक आग में सिर्फ दीवारें जली थीं या हमारा कुछ और भी था जो हमेशा के लिए खो गया। देखिए, नालंदा की जो लाइब्रेरी थी ना, उसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। अब ये पांडुलिपि क्या होती है? ये हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें और दस्तावेज होते हैं। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो यही ज्ञान का खजाना था। और यही सबसे दिल दहलाने वाली बात है। कहते हैं कि नालंदा की वो विशाल लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें थीं, 1-2 दिन नहीं, महीनों तक जलती रही। जरा सोचकर देखिए, कितना ज्ञान, कितनी सदियों की मेहनत हमेशा के लिए राख बन गई। आज नालंदा की जगह पे सिर्फ खंडहर हैं, लेकिन इसकी कहानी, इसकी राख आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए देखते हैं हम इससे क्या सबक ले सकते हैं। नालंदा की कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, शिक्षा ही किसी भी समाज की असली नींव होती है।
असली तरक्की तभी होती है जब सीखने सिखाने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। दूसरा, बड़ी चीजें बनाने के लिए एक बड़ा विजन चाहिए होता है, एक प्लान चाहिए होता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, कि ज्ञान बहुत कीमती और नाजुक होता है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो सदियों की तरक्की एक पल में खत्म हो सकती है। तो नालंदा की कहानी हमारे लिए आज एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर ज्ञान एक जलती हुई मशाल की तरह है, तो आज के ज़माने में इस मशाल को बुझने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है?